वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल लेक्चर बाय रोमेट। एपोप्टोसिस का स्टार्ट हमने लिया हुआ है और ये एपोप्टोसिस के ऊपर हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस पढ़ेंगे। आप एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म से पहले आप एपोप्टोसिस को जो दो वीडियो हमने बनाई हुई आप उसको देख, उसके वीडियो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस के एपोप्टोसिस कैसे होता है। तो आपके पास जो एपोप्टोसिस में जो मेन रोल है वो किस्पेज एंजाइम का है। किस्पेज आपके पास जो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास सिस्टीन प्रोटीएज या सिस्टीन डिपेंडेंट स्पेसिफिक प्रोटीएज एंजाइम है, सही है किस्पेज। और इसका मेन रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, एपोप्टोसिस में। अब आपके पास दो फेजेस होते हैं, यानी जो मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस है उसमें आपके पास दो फेजेस हैं। सबसे पहला फेज आपके इनिशिएशन का है और जो दूसरा फेज है वो है एग्जीक्यूशनल फेज है। यानी जो एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म होते हैं उसमें आपके पास दो फेजेस होते हैं। एक है इनिशिएटर फेज, यानी जिसमें एपोप्टोसिस को इनिशिएट किए जाते हैं, यानी ये फेज जो होता है इसमें किस्पेज एंजाइम को एक्टिवेट किया जाता है, जो इनिशिएटर फेज होता है। और जो दूसरा फेज है वो आपके पास एग्जीक्यूशनल फेज होता है। एग्जीक्यूशनल फेज में एक्शन ऑफ एपोप्टोसिस होते हैं, एक्शन ऑफ किस्पेज एंजाइम होते हैं। यानी आपके पास जो पाथवे अभी हम पढ़ेंगे, जो एंट्रेंसिक पाथवे है, एक्सट्रेंसिक पाथवे है। तो एंट्रेंसिक पाथवे के दो फेजेस होंगे, एक इनिशिएटर फेज होगा जिसमें किस्पेज एंजाइम की एक्टिवेशन होगी और जो दूसरा एग्जीक्यूशनल फेज होगा उसमें जो किस्पेज एंजाइम के एक्शन होंगे। तो बेसिकली जो किस्पेज एंजाइम है इसका मेन एंड इंपॉर्टेंस रोल है इसमें एपोप्टोसिस में। हमारे पास दो मैकेनिज्म है एपोप्टोसिस के, एक हमारे पास एंट्रेंसिक पाथवे है और एक एक्सट्रेंसिक पाथवे है। ये वो पाथवे है, वो मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू एपोप्टोसिस ने होना है। और इस पाथवे यानी एंट्रेंसिक पाथवे है या एक्सट्रेंसिक पाथवे है, इसके दो फेजेस है। एक यहाँ पे जो फेज है वो इनिशिएटर फेज है जिसमें आपके पास किस्पेज एंजाइम जो होता है उसकी एक्टिवेशन होती है। जो दूसरा फेज है वो आपके पास एग्जीक्यूशनल फेज होता है, उसमें आपके पास जो किस्पेज एंजाइम होते हैं उसके एक्शन होते हैं, वो परफॉर्म करता है, उसके फंक्शन होता है उसमें। तो आपके पास दो पाथवे है, एक आपके पास एंट्रेंसिक पाथवे है और एक आपके पास एक्सट्रेंसिक पाथवे है। एंट्रेंसिक पाथवे को हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं और जो एक्सट्रेंसिक पाथवे होता है इसको हम डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं। अब इसको हम डेथ रिसेप्टर पाथवे क्यों कहते हैं, एंट्रेंसिक पाथवे को हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे क्यों कहते हैं, तो आइए हमारे साथ रहिए और इस वीडियो में देखिए। आपके पास एक समरी है, सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एंट्रेंसिक पाथवे में क्या होगा। तो ये बेसिकली एक समरी दी हुई है दोनों पाथवे के। जब आप पाथवे के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो आप इसको खुद ब खुद जो है समझ जाओगे और मैं एट द एंड इसको आपके पास पढ़ूंगा, सही है। इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से। आपके पास रिसेप्टर होते हैं एफएस और जो ट्यूमर नेक्रोसिस रिसेप्टर्स होते हैं, सही है। ये आपके पास इंटीग्रल प्रोटीन विद द रिसेप्टर डोमेन एक्सपोज एट द सरफेस ऑफ द सेल। यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस को। तो आपके पास जो एफएस है और जो ट्यूमर नेक्रोसिस रिसेप्टर, जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर्स होते हैं, इसका एक डोमेन होता है, सही। एक डोमेन होता है, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है, जो इसका डोमेन होता है वो सेल के जो सरफेस के ऊपर होता है उसके ऊपर एक्सपोज होता है। तो आपके पास फास्ट लिगेंड होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपोज डोमेन होता है वो आके उसके साथ बाइंड हो जाता है। और मैं आपको डायग्रामेटिकली ये सारे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ मैं आपको शो कर रहा हूँ। यानी आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास सेल्स होते हैं उसके ऊपर उसके जो रिसेप्टर है, जिसमें फास्ट रिसेप्टर है और जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर है, इसके एक डोमेन होता है। ये डोमेन एक्सपोज होता है सेल की सरफेस के ऊपर। तो आपके पास फास्ट लिगेंड या कोई भी आपके पास बायर मॉलिक्यूल आके उसके साथ बाइंड होता है और जब वो बाइंड हो जाता है तो वो वहाँ पे एक सिग्नल
इनिशिएट करता है साइटोप्लाज्म, उसी सेल के साइटोप्लाज्म जो कि आपके पास एक्टिवेशन करता है किस स्पेस को, और जब ये स्पेस जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएटर फेज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो कैस्केड ऑफ स्पेस एक्टिवेशन हो जाती है और आपके पास जो एग्जीक्यूशनल फेज होता है वो स्टार्ट होता है और आपके पास एपोप्टोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको हम जो है वो पढ़ने वाले हैं, आप जो है वो टेंशन जो है वो आप ना ले। सही है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। ये आपके पास क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे है, इसको हम क्या कहते हैं, डेथ रिसेप्टर पाथवे कहते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फास्ट रिसेप्टर है जो कि इंटीग्रल प्रोटीन है। सही है, यहाँ पे इसका एक डोमेन है जिसको हम क्या कहते हैं, डेथ डोमेन कहते हैं, और इस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, डेथ रिसेप्टर कहते हैं। इसी वजह से एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम क्या कहते हैं, डेथ रिसेप्टर पाथवे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं दे हैव अ डेथ डोमेन एंड दैट्स व्हाई वी कॉल द एक्सट्रिंसिक पाथवे इज आल्सो नोन एज द डेथ रिसेप्टर पाथवे। इसका ये जो डोमेन एक्सपोज है, सही है, यहाँ पे आपके पास फास्ट लिगेंड आ जाता है और इसके साथ बैंड हो जाता है। जब इसके साथ यहाँ पे आप देखें कि 2 to 3 फास्ट रिसेप्टर के साथ फास्ट लिगेंड जो है वो बैंड हो गया। जब वो बैंड हो गया तो वहाँ पे इस आपके पास ये जो रिसेप्टर होते हैं इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें एक इंटरेक्शन काज करता है और यहाँ पे एक डोमेन बना लेते हैं। तो आपके पास फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन जो होता है वो आके इसके साथ बैंड हो जाता है। जब फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन आके इसके साथ बैंड हो जाता है तो ये किस्पेज एंजाइम जो आपके सेल के अंदर होते हैं इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोकस्पेज आके इसके साथ एड जो है वो आके इसके साथ अटैच हो जाता है और वो फिर आपके पास कैस्केड ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो प्रोकस्पेज होता है ये फिर एक्टिवेट हो जाता है किस्पेज एड्स में और फिर किस्पेज एड जो है वो आपके पास जो है एग्जीक्यूशनल पेज जो है वो स्टार्ट करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास था, जो मैकेनिज्म था वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस जो कि हमने पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। सही है, हम अभी जो पढ़ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एक्सट्रिंसिक पाथवे। आपके पास इंट्रासेल्युलर सिग्नल यानी आपके पास कोई भी आपके पास ये आपके पास सेल्स है, कोई सेल जो आपके पास है, कोई भी आपके पास फ्री रेडिकल है, रेडिएशन है, वायरल इन्फेक्शन है, न्यूट्रल डिप्रेशन है या जो प्रोएपोप्टोटिक स्पेक्टर्स होते हैं वो आपके पास आ जाता है। जब वो आपके पास आ जाता है तो आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, तो जब यहाँ पे ये फैक्टर्स आपके पास आ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपके पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसको हमने कहा BCl2 मॉलिक्यूल। ये BCl2 मॉलिक्यूल जो है ये आपके पास क्या करता है, नॉर्मल प्रोसेस है कि ये आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल की परमेबिलिटी होती है वो ये जो जितने BCl2 है, BClXL है, ये उसकी परमेबिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करती है। जब आपके पास कोई भी ये फैक्टर्स आ जाते हैं तो ये जो BCl2 होता है, ये जो BCl2 होते हैं ये आपके पास रिप्लेस हो जाते हैं और ये एक्टिवेट करते हैं BAX एंड BAK को, जो कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप वाइज बताता हूँ। जब आपके पास ये फैक्टर आ जाते हैं ये आपके पास क्या करते हैं, BCl2 के बजाय BAK एंड BAX को एक्टिवेट करते हैं। वो आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल की परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपके पास जो साइटोक्रोम C होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। जब वो बाहर आ जाता है तो वहां पे आपके पास वो बैंड हो जाता है एपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेटर फैक्टर के साथ APAF1 के साथ वो बैंड हो जाते हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसोम कहते हैं। ये एपोप्टोसोम क्या करते हैं, ये आपके पास प्रोकिस्पेज 9 को एक्टिवेट करता है और ये प्रोकिस्पेज 9 जो है वो किस्पेज 9 को एक्टिवेट करता है। किस्पेज 9 क्लीव करता है, ब्रेक डाउन इसका होता है इनटू किस्पेज 3 एंड किस्पेज 6 और ये किस्पेज 3 एंड किस्पेज 6 जो है ये आपके पास एग्जीक्यूशनल फेज जो है उसको
इनिशिएट करता है। एग्जीक्यूशनल फेज में आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास जो है डीएनए की फ्रेगमेंटेशन होती है, प्रोटीन की क्लीवेज होती है, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होती है, जो बायोकेमिकल चेंजेस वगैरह हमने पढ़े वो सब जो यानी वो एक्टिविटीज जो किस पेस करते हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं, इसको पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हम आए थे, दोबारा हम आ रहे हैं कि आपके पास ये नॉर्मल, मैं आपको नॉर्मल पहले बताता हूँ। ये आपके पास BCl2 मॉलिक्यूल है जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, और ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी जो है यानी BClXL एक फैमिलीज जो है इसके इस मॉलिक्यूल्स की जो फैमिलीज हैं ये आपके पास क्या हो जाते हैं, आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल की परमेबिलिटी जो है उसको क्या करते हैं मेंटेन रखती है। लेकिन जब आपके पास ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ना तो ये विड्रॉ हो जाते हैं, और आपके पास जो है BCl जो फैक्टर्स होते हैं, जो BAX होते हैं और BAK होते हैं, वो आपके पास एक्टिवेट हो जाते हैं, वो आपके पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये आपके पास क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी को एनहेंस करती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपके पास साइटोक्रोम C और जो दूसरे प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है वो आपके पास साइटोप्लाज्म में आना स्टार्ट करती है। जब वो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके पास आ जाती हैं तो आपके पास फिर क्या हो जाता है, एपोप्टोसोम बन जाता है, और फिर जो एपोप्टोम्स जो होता है वो आपके पास क्या करता है कि कस्पेज 9 को एक्टिवेट करते हैं, फिर वो कस्पेज 9 को और फिर कस्पेज 9 क्लीव करता है, और इस तरह वो प्रोसेस होते हैं। सिमिलर लाइक दिस यहाँ पे जो डेथ रिसेप्टर पाथवे या जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसको हमने पढ़ा कि उसमें आपके पास जो एडाप्टर प्रोटीन्स होता है कि जिसका एक डोमेन होता है फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, वो जाके आपके पास उस डोमेन के साथ बैंड हो जाता है। जब वो बैंड हो जाती है तो प्रोकस्पेस 8 को और फिर आपके पास जो है इनिशिएट हो जाता है, और फिर एग्जीक्यूशनल फेज स्टार्ट हो जाता है। एग्जीक्यूशनल फेज में आपके पास ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन होता है, जो एंडो न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाते हैं, वो आपके पास न्यूक्लियर डैमेज करता है, फिर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन की क्लीवेज हो जाती है, और इस तरह आपके पास जो है फिर आपके पास जो एपोप्टोटिक्स बॉडीज बन जाते हैं, और फिर एपोप्टोटिक्स बॉडी आपके पास फेगोसाइटोसिस जो है उसको ख़त्म कर देती हैं। तो ये आपके पास है मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। अब जो एपोप्टोसिस यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं कि जो दो पाथवे हैं आपके पास डिफर इन देयर इंडक्शन एंड रेगुलेशन एंड बोथ इन द एक्टिवेशन ऑफ किस स्पेस, यानी यहाँ पे इसमें जो प्रोडक्ट इनिशिएशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बाकी जो फंक्शन होते हैं सारा किस स्पेस नहीं करना है। इन माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे a protein of BCl2 family which regulate mitochondrial permeability become imbalance and leakage of various substances from mitochondrial lead to kiss phase activation। ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में पढ़ा। An assembly of apoptotic protein into a DIT including a signal complex which activate kiss phase and the end result is the same। फिर एग्जीक्यूशन फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सही है। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो जो सेल एंजर फैक्टर्स होते हैं जो आपके पास यहाँ पे आए हैं, और आपके पास साइटोक्रोम C जो है वो बाहर आ जाए यहाँ पे आई हुई है। सही है। और फिर आपके पास जो है एपोप्टोसिस की तरफ जो सेल है वो लीड की गई है। सही है। ये पाथवे जो है जो इंट्रिंसिक पाथवे है, यहाँ पे आपके पास साइटोक्रोम C रिलीज यहाँ पे आपके पास एपोप्टोम्स बन जाता है, और फिर प्रोकस्पेस 9 क्लीव करते हैं 3 और 6 में, और फिर आपके पास जो है एग्जीक्यूशनल फेज स्टार्ट हो जाते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल की परमेबिलिटी को इम्बैलेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और ये वो फैक्टर है जो कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल की परमेबिलिटी को क्या करती है, मेंटेन रखती है। सही है। ये हमने ऑलरेडी जो है पढ़ा हुआ है, जो हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे में डेथ रिसेप्टर किस फेज एंड सेल डेथ, यहाँ पे साइटोक्रोम C किस फेज एंड सेल डेथ। तो यहाँ पे हमने जो आज वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, लेकिन दोनों पाथवे के जो मैकेनिज्म है उसको हमने कवर किया हुआ है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। एट 10 आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।